Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Key domestic stocks fall more than 1%. Sensex closes below 58,200 points. Nifty settles below 17,400 level. Rupee weakens by 43 paise to trade beyond the 75 rupees per dollar mark. And global stocks plunge amid alarming US inflation data and hawkish comments from the Federal Reserve. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में 1% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 58,200 और निफ्टी 17,400 के स्तर से नीचे बंद हुए। डॉलर के मुकाबले रुपये 43 पैसे की गिरावट से 75 रुपये प्रति डॉलर के ऊपर दर्ज हुआ। और अमेरिका में महंगाई के बढ़ते आंकड़ों से वैश्विक शेयर बाजार में मंदी का दौर। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों के नकारात्मक संकेतों से सेंसेक्स 58,200 के नीचे और निफ्टी 17,400 से नीचे बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.3% के कुल नुकसान से 773 अंक लुढ़ककर 58,153 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.3% की गिरावट से 231 अंक गिरकर 17,375 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.8% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.9% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today declined more than 1% amid negative global cues. Sensex closed below 58,200 points, while Nifty ended below 17,400 level. Sensex lost 773 points, 1.31%, to trade at 58,153, while Nifty fell by 231 points, 1.31% to 17,375. In the broader market at the BSE, the mid-cap index plunged by 1.84% and the small-cap index tumbled 1.9%. In the Sensex pack, shares of 5 companies climbed, while 25 companies declined. IndusInd Bank was the top gainer as it surged by 0.9%, followed by Tata Steel and NTPC, which added 0.5% each. On the other hand, Tech Mahindra lost 2.9% and Infosys fell by 2.7%. HCL Tech slipped 2.2%, while Wipro and SBI both ended 2.1% down. Sectorally, all the indices logged losses. IT index tumbled by 2.6% and Tech plunged 2.4%. Consumer durables closed 2.3% down and realty sector fell by 2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 876 companies gained while 2,438 companies fell. Shares of 94 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 43 पैसे की गिरावट से 75 रुपये 38 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि डॉलर इंडेक्स 0.3% की बढ़त से 95.8 के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, किस तरह से आंकते हैं आज के शेयर बाजार के चर्चा को, और क्या ये माना जाए कि कहीं न कहीं बाजार फिलहाल काफी दबाव में है और ये दबाव का दौर कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक चल सकता है? बिल्कुल अमित, आपने जैसे कहा कि पूरे जो विश्व के स्टॉक मार्केट्स है, भारत के ही नहीं, जो विश्व की स्टॉक मार्केट्स हैं, वो सारी स्टॉक मार्केट्स अभी काफी दबाव महसूस कर रही हैं। उसका कारण मुख्य यह है कि जो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, उसके चलते एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर उसका असर पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है कंपनीज की, और साथ ही जो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, यूएस फेडरल रिजर्व या दूसरे जो बड़े जो रेगुलेटर्स हैं, वो सभी इंटरेस्ट रेट्स को बहुत तेजी से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले हमारा अनुमान था कि इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट ना हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो काफी ज्यादा
तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो इससे कुछ हद तक चिंता है। और जो रिस्क एसेट्स हैं, जहां पर यानी निवेशकों ने बहुत पैसा लगा रखा है, जो रिस्की एसेट्स हैं और उनको अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा है, तो वो मुझे लगता है वहां प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। हमने देखा है कि FIIs ने बहुत बड़े पैमाने पर सेलिंग करी है सभी मार्केट्स में, इंडिया में भी करी है, और उसका मिला जुला असर है कि ये मार्केट्स में हम कमजोरी देख रहे हैं। Puneet, the trend that we saw today was that the DIIs who have been the net buyers in the market were net sellers today to the tune of almost 700 crore rupees, and the FIIs were net buyers to the tune of only 109 crores, even though we saw a lot of selling today in the market, with the market going down by 773 points to be precise. Why is there a change in this net sell position by the DIIs? Will this trend continue next week? So, Arjun, typically what we've seen is that in the last quarter of the year, which is going on right now, so February and March will be the financial year closing, a lot of companies, a lot of investors who have put in money in mutual funds, they book profits and they withdraw money towards the year-end requirements, because this is typically the time when businesses need a lot of money, a lot of capital infusion. So usually we have seen that in the last quarter of every year, there is some withdrawal of money from mutual funds. That may be happening. I don't have the figures right now. What we have seen is that there has been some slowdown in mutual fund investments by retail investors. So that may be playing out towards the end of this financial year. And on top of it, FIIs have been constant sellers. Today, of course, they were not big sellers, but that may be because of actually they may have sold. But these figures also include a block deal of about 1,000 odd crores in one of the listed companies. So FIIs may have actually sold in the broader market and may have bought only in one company. So I think that basic trend of selling by FIIs continues, and on top of it, there may be a slowdown in buying by domestic institutions, as the numbers suggest. And I think the combined effect is that there is general pressure on the market. पुनीत, अगर ये जानना चाहें कि बाजार में जो मंदी का दौर है, ये कितना लंबा चलने वाला है? क्या ये माना जाए कि एक अल्पकालीन है, जिससे में कि कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक जारी रह सकता है, या इसका दबाव काफी लंबे समय तक कायम रहेगा? अमित, देखिए, कहना मुश्किल है कि ये करेक्शन कितने अरसे तक चलेगी, लेकिन हमने देखा है नॉर्मली कि इस तरह की करेक्शन जो है वो 3 से 6 महीने का टाइम उसमें लगता है। और अभी तो जैसे इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होने की बहुत चिंताएं हैं, तो ये मुझे लगता है कि अगले 3, 4, 5 महीने ये इंटरेस्ट रेट्स की जो सिचुएशन है वो भी क्लैरिफाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंताएं हैं वो सेटल होंगी। तो ये जो साल है, मैं ये कहूंगा, ये साल मार्केट्स कंसोलिडेशन मोड में ज्यादा रहेंगी। जिसे हम कहते हैं कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, यानी बाजार में रिस्क भी है और रिवॉर्ड उतना नहीं है। तो मेरा अपना मानना यह है कि मार्केट्स कंसोलिडेट करेंगी इस करंट ईयर में, लेकिन यदि आप मुझसे पूछे कि 2 से 3 वर्षों में मेरा अनुमान क्या है, तो मैं कहूंगा कि मुझे बाजार बहुत अच्छा लगता है। करेक्शन के बाद एक मार्केट में हम फिर पिकअप देख सकते हैं, बट मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। अच्छा, बाजार को एक विशेषज्ञ के तौर पे अगर मैं जानना चाहूं कि बाजार आपको कितना रेंज बाउंड नजर आता है, कितने दौर तक घूम सकता है? देखिए अमित, नॉर्मली जब हम देखते हैं करेक्शन मार्केट के अंदर, तो वो 10 to 15% की करेक्शन नॉर्मल मार्केट में आती है। जैसे हम टॉप से अगर देखें तो उससे ज्यादा करेक्शन अगर होती है तो उसको हम मतलब मानते हैं कि मार्केट में बियर मार्केट जिसे कहते हैं वो आ जाती है। लेकिन मेरा अपना अनुमान यह है कि 10 to 15% फ्रॉम द पीक मार्केट में करेक्शन आ सकती है। तो वो इसको अगर आंकड़े के मुताबिक बोलूं तो अगर हम सेंसेक्स का जो आंकड़ा आज 58,000 के आसपास है, वो कहीं ना कहीं 53-54,000 के आसपास तक जा सकता है। बिल्कुल, मुझे अनुमान है कि मेरा मानना है कि ये 50,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, पर 10 से 15% की यहाँ से भी करेक्शन हो सकती है। जी, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुनीत, हम चर्चा कर रहे थे कि शेयर बाजार तकरीबन 50 से 53,000 के आसपास तक भी जा सकता है, लेकिन एक चीज मैं इसके साथ यहां पे जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह से रिजर्व बैंक ने कल अपनी मौद्रिक नीति बताई, उसमें अपने ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है। क्या भारत में भी ब्याज दरों पे दबाव आ सकता है? हम क्या ये माने कि अगले अल्पकाल में या 3 से 6 महीने के दौरान ब्याज दरों में यहां भी दबाव देखने को मिल सकता है? और पूरे आर्थिक परिदृश्य में या अर्थ जगत पे इन ब्याज दरों का उद्योग जगत पर, अर्थव्यवस्था पे कितना फौरी असर पड़ता हुआ नजर आता है? तो पहली बात अमित की ये बात तो क्लियर है कि भारत में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट्स पे इंक्रीज आएगा। हालांकि उतना नहीं आएगा क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की हालात उतने खराब नहीं है। इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल में है और जो प्रोजेक्ट किया आरबीआई ने वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा 4.5 to 5% इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो इतनी चिंता का विषय नहीं है जितना बाकी जगह पर है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि लेकिन क्योंकि विश्व में अर्थव्यवस्था में पूरे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और उसका असर हम भारत में ऑलरेडी देख रहे हैं। जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो ऑलरेडी 6.9 करीब 7% पहुंच गई है, जो दर्शाता है कि इंटरेस्ट रेट्स में प्रेशर रहेगा भारत में। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स दोनों पर थोड़ा असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। ये हमने देखा है कि भारत में अब काफी अच्छा एक्सपेंशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर में, वहां पर थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कोई बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। दूसरा मेरा अपना अनुमान यह है कि इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, तो जो इंटरेस्ट रेट्स का प्रेशर है वो भी कम होगा। तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर हायर इंटरेस्ट रेट्स का नेगेटिव असर होता है। आई एम होपिंग कि ये इंटरेस्ट रेट लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले इन्फ्लेशन में कंट्रोल आ जाएगा। Puneet, the Monetary Policy Committee in its report has also stated that inflation will in fact come down to 4% from 5.4% that it's projecting. So they are seeing a downside in the inflation figures to a deflation figure. My question is that the IT and realty sector took a hit today in terms of profit booking or selling pressure, whatever you want to call it, between 1 and 2%. Nifty Bank, according to experts, has actually held a 20-day short-term moving average. So what is the outlook for the banking sector and PSU banking stocks in this new financial year, or for that matter, in this period right now? So Arjun, about the IT sector, what we have seen is there's very heavy profit booking happening because last 2 years, yes, IT stocks really went up across the world, in US, in India, in all markets. And lately, we have seen a lot of profit booking has happened and IT stocks have actually come down. And therefore, our estimate is that IT sector will underperform the broader market, largely because of profit booking, not because of corporate earnings, but because of profit booking by large investors. Today, one of the sectors which outperformed was metals, and because of commodity upcycle, I think metals will continue to have good profits and therefore good investment interest. Third issue was the PSU banking space. Again, we have seen that PSU banks have been very undervalued for last many years, in fact, and now they have started outperforming. I think that trend will continue. One broader sense that we are getting from this market is that this market is now pivoting. It is moving away from growth stocks where we used to pay very high premium or P multiples to value stocks. So if you see today, ITC, which is a value stock, pays very good dividends, etc., that did not fall at all. So I think investors are taking money off the table from risky and high growth stocks and they are putting that money to work in value stocks. So some FMCG companies, particularly PSU banks, they are very good value plays and we see that investments are going there. पुनीत, जिस तरह से आपने चर्चा करी अभी महंगाई दर के बारे में कि भारत में महंगाई उतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं जितना अमेरिका में है। एक जमाना हुआ करता था कि भारत या विकासशील देशों में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। क्या ये माना जाए कि ये भी जो महंगाई का मुद्दा था वो हमने भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दिया है? हालांकि मजाक की बात है जरूर, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये चिंता की बात हो सकती है अमेरिका जैसे बड़े देशों के लिए? साथ ही साथ अगर घरेलू अर्थव्यवस्था की बात हम करें, जहां पे बड़े पैमाने पे जो ढांचागत सुविधाएं हैं उनके लिए पूंजीगत व्यय जो अभी बजट में भी अनाउंस किया गया, तकरीबन 7.5 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है। क्या अभी भी जो मेटल क्षेत्र में काफी बढ़ी हुई कीमतें हैं रॉ मटेरियल्स की, उसका एक नेगेटिव असर हमको इस पे पड़ता हुआ नजर आएगा?
देखिए, कमोडिटीज यानी मेटल्स में खास तौर से वो महसूस हो रहा है, वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा है, उनके दाम बहुत बढ़ गए और सभी को ये इसका महसूस हो रहा है, क्योंकि रियलिटी सेक्टर में भी हम देखते हैं कि वहां भी घर बनाने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और प्रेशर आ रहा है। लेकिन ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन इशू है, क्योंकि चाइना ने जो स्टील का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था वहां पर अपनी प्रोडक्शन काफी कम कर दी है और वो भी एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं स्टील उतने पैमाने पे, तो उससे पूरे विश्व में जो स्टील की कीमतें हैं वो बढ़ी है। जो सप्लाई चेन जैसे आने वाले टाइम में जब पेंडेमिक का थोड़ा असर कम होता है और थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिस्टोर होती है, तो मुझे उम्मीद है कि जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं जिसकी वजह से शॉर्टेजेस हो रही हैं और वहां पर महंगाई हम देख रहे हैं, तो वो एक कुछ हद तक कम होगा। भारत की आपने बात करी, बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया। वी हैव आल्सो बीन नोटिसिंग दिस कि इन्फ्लेशन का जो असर है वो भारत में कम आ रहा है, क्योंकि भारत काफी बड़े पैमाने पे अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाता है और हम काफी बड़ी डोमेस्टिक कंजम्पशन करते हैं। हम उसके इम्पोर्ट्स पे हम ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। यदि आप हमारा ट्रेड डेफिसिट देखें, वी हैव अ लार्ज ट्रेड डेफिसिट, लेकिन हमारी जरूरी चीजें जो है वो भारत में बनती है। तो भारत में, लेकिन ये बात सब इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ठीक नहीं है। यदि आप श्रीलंका देखें तो वहां इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया है और बहुत वहां पर परेशानी हो रही है इन्फ्लेशन को लेकर। तो ये एक खास फायदा रहा है भारत को कि हमारा बिकॉज ऑफ लार्ज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन हमारे भारत में इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कंट्रोल में है। फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है या रिलेटिवली बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि हम खुद बहुत बड़ा पैमाने पे फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक भारत के एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है और इसी का मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिस्टोर होगी वर्ल्ड में। Puneet, very briefly, if you look at the dollar index, that's at 95.98 in this basket of 6 currencies. It went up by 0.45% in today's trade. You also mentioned in Money Matters that the yield on US Treasury bills has now crossed 2%. Rupee weakened by 43 paise. Is this trend going to continue? Why the dollar strengthening? So dollar typically, whenever the US raises interest rates, which basically means that they make investments in dollar-denominated instruments more attractive, then more dollars will flow into USA to take advantage of higher yields, higher interest rates. So typically, if more dollar is coming into USA, then you can expect the dollar to strengthen. And that is what we are seeing. The dollar index is already almost near 96. However, we believe that much of this anticipated rise in dollar is done. We don't expect dollar to really shoot through the roof. It had gone up to beyond 100 a few years back, but I don't think that is going to happen now. Dollar index should stabilize around these levels, and good stable currencies in the emerging world, they will remain stable. So like rupee, I expect to be quite stable in 74 to 76 range. Similarly, some other emerging market currencies are doing okay. Right. In Africa, we know there are few countries which are very unstable right now, and there could be some crisis in Africa because of currency. Well, we're heading for another short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद देश में मुद्रास्फीति की दर 6.2% रही। राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान श्रीमती सीतारमण ने वर्ष 2008-9 में वैश्विक आर्थिक संकट का उल्लेख करते हुए बताया कि उस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 2,12,000 करोड़ रुपए का संकुचन हुआ, जबकि कोविड महामारी के दौरान मात्र 9,57,000 करोड़ रुपए का संकुचन देखा गया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार कामकाज में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 7,50,000 करोड़ रुपए का भारी बजट प्रावधान किया गया है। पुनीत, 7,50,000 करोड़, अगर हम जिस तरह से बात करते थे कि कहीं ना कहीं हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना होगा, कितना पर्याप्त मानते हैं बजट में इस आवंटन को? देखिए अमित, ये बहुत बड़ा एक इंक्रीज है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्पेंडिंग में, और मैंने ये पहले भी कहा था बहुत ही बोल्ड स्टेप है, क्योंकि भारत की जो सरकार है उसका कोई रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है
उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने ये बोल्ड डिसीजन लिया है कि हम ज्यादा बोरो करके हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उससे एक वर्चुअस साइकिल इन्वेस्टमेंट्स की चालू होगी। तो मुझे लगता है बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टेप है और बहुत बोल्ड स्टेप है। और ये जो 7.5 लाख करोड़ है, इसके अलावा रेलवेज में भी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया गया है, वहां भी एक्सपेंडिचर होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उससे जो बाकी प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इट्स अ बिग जंप। नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पे। अमेरिका में बढ़ती महंगाई और फेडरल रिजर्व के कदमों से एशियाई बाजारों में गिरावट का दौर रहा। बाजार में आशंकाएं हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें तेजी से बढ़ सकती हैं। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.9% और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई। हांगकांग के हैंगसेंग और सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स सूचकांक में मामूली गिरावट रही। जापान के शेयर बाजार में अवकाश रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में गिरावट नजर आई। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.4% से 1.1% तक की गिरावट के दायरे में नजर आए। Moving on to the U.S. markets, Wall Street ended sharply lower yesterday after U.S. consumer prices data came in hotter than expected, and subsequent comments from a Fed Reserve official raised fears the U.S. Central Bank will hike rates aggressively to fight inflation. The Dow Jones Industrial Average fell 1.5%, S&P 500 slipped 1.8%, and the Nasdaq Composite Index declined 2.1%. So if CPI, Puneet, is at 7.5% in the U.S. What are the steps that the U.S. is now going to take? Because a lot of their inflation was contained through cheap imports from China. How are they going to now offset the trade relations and the diplomatic impasse with China because of this inflation data? So inflation in USA is a product of many issues, many policies, I would say. And the chief policy among them, of course, is huge monetary stimulus that the Fed had provided. So most of the Americans were given handouts, they were given cash checks, and a lot of financial support to fight pandemic. At the same time, supply chains from China were disrupted and imports became very expensive. And to top it all, we had a huge surge in prices of crude oil, which is also a very important component in the entire energy matrix. So clearly, all these factors were raised against inflation, I would say, in inflation mathematics. And therefore, inflation has surged in USA to 7.5%, which is the highest in last 40 years. So they haven't faced this kind of a crisis in last 40 years. I think the US is therefore going to be very aggressive in raising interest rates. They're going to start curbing consumption. And I think for at least a few months, US Fed will not bother about bringing down economic growth to rein in inflation. So I think this year they will remain very aggressive on monetary policy. They will raise rates. They will reduce financial monetary stimulus to bring down consumption. And therefore, that is the first line of defense. And after that, of course, there's politics and imports and long-term policies. But I think the first line of defense is a tighter monetary policy. पुनीत, अमेरिका में इस सारी जो बातें हैं उनके बीच में क्या ये माना जाए कि भारत में जो अभी अमेरिका से सीधा विदेशी निवेश आता था, क्या उसके मामले में भी कहीं न कहीं एक फौरी दबाव नजर आएगा? बिल्कुल अमित, देखिए लास्ट ईयर इंडिया में जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आई थी। उसका एक हालांकि भारत बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन भी है, ग्रोथ मार्केट भी है और सब दुनिया की बड़ी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। लेकिन ये बात भी सही है कि पैसा बहुत चीप अवेलेबल था, आसानी से अवेलेबल था हर एक के लिए, तो इन्वेस्ट कर रहे थे भारत में। उन्होंने अब क्योंकि वो पूरे विश्व में ही स्लो डाउन होगा, तो मुझे लगता है यहाँ भी स्लो डाउन होगा। वी मे नॉट सी नेट आउटफ्लोज, लेकिन डेफिनेटली स्लो डाउन होगा इन्वेस्टमेंट। We're heading for another short commercial break, so please stay tuned. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जाए। Welcome back to Market Mantra. And in more news from the oil market with our market expert Puneet Jain. Oil prices today rose more than 1%. However, the crude was still heading for weekly losses on inflation worries and US-Iran
which would boost global supplies. In intraday trade, Brent crude was trading around $92.60 per barrel, while WTI crude prices were at $91.20 per barrel. Puneet, how do you expect the stockpiles and the flow of crude to improve with Iran's contribution to this oil flow? But the news is talking about the Ukraine-Russia conflict and how that's impacting oil prices going up both for WTI and Brent. But we are seeing natural gas, in fact, come down, heating oil going up. What is the rationale behind all of this? So this is obviously a very complicated situation, and the situation on the Russia-Ukraine border, which is leading to some fears of a disruption in oil supplies, is leading to a short-term rise in crude prices. So I think for the next few weeks or maybe few months, till this crisis continues, I think we will see oil prices will remain elevated. However, entry of Iran as a new supplier, as an increased supplies from Iran, I think that will change the long-term equations in oil market, and therefore I'm hopeful that towards the end of this year, probably we'll see a pullback in oil prices. However, in the short term, I think geopolitical tensions and supply cuts by OPEC Plus, all this is leading to higher oil prices. We should brace for it. I think we should expect a slightly even higher oil prices in the next few months. पुनीत, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं तकरीबन $90 के अब पार हो चुकी हैं, क्या इसमें अभी कितना और दबाव नजर आता है? क्या हम मान सकते हैं कि ये फिर से एक ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है? देखिए, अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स हैं अलग हाउसेज की, और इसका अनुमान $120 से लेकर $150 तक लगाया जा रहा है अलग अलग रिपोर्ट्स में. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द फील्ड, लेकिन मुझे लगता है कि जो हो सकता है कि एक्सपर्ट में ऑयल का दाम कोई अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है तो ऑयल का दाम ऊपर जा सकता है $100 के ऊपर, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि वहां टिकेगा नहीं, क्योंकि मार्केट को सपोर्ट नहीं कर सकती इस प्राइस को. तो वो प्राइसेस शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आई थिंक दे शुड कम डाउन. चलिए नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना $210 की गिरावट से 48,740 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ. चांदी भी $1,050 के नुकसान से 62,220 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट से $1,826.80 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई, जबकि चांदी $23 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई. पुनीत, सोने पे इस सारे चूंकि डॉलर मजबूत है, सोने में अभी कितना दबाव या कितनी चमक बाकी नजर आती है? देखिए अमित, यूजुअली अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो हम देखते हैं कि गोल्ड को एज अ हेज रखते हैं लोग, इन्फ्लेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसमें. हालांकि अभी बहुत स्पर्ट हमने नहीं देखा है, $1,830 के आसपास गोल्ड चल रहा है, पर यदि इन्फ्लेशन सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो मुझे लगता है ये एक बार ही हम इसमें सोने में और तेजी देख सकते हैं आने वाले टाइम में. What about silver, briefly? Silver has been picking up actually pretty well lately. It was not a very preferred investment earlier, but lately it has been performing along with gold. So I think both these precious metals, gold and silver, will move up if inflation persists. पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद. धन्यवाद. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर. Key domestic stocks fall more than 1%. Sensex closes below 58,200 points. Nifty settles below 17,400 level. Rupee weakens by 43 paise to trade beyond 75 rupees per dollar mark. And global stocks plunge amid alarming US inflation data and hawkish comments by the US Federal Reserve. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.